नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास बातचीत के लिए। सर, आज ये जो कॉन्फ्रेंस हुई उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मुस्लिम इंटेलेक्चुअल जो बहुत सारे यहाँ यकजा हुए, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की उन लोगों ने, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये कितना कामयाब है और इसकी कितनी ज़रूरत है अभी हमारे समाज में? एक दूसरे के दरमियान बैठ के बातचीत करने से हमें किस तरह के फ़वाइद मिलेंगे? देखिए, आज का जो कॉन्फ्रेंस जो मौजू उसका था, एक कौम एक वतन हिंदुस्तान। और इसमें जितने लोग भी मौजूद हुए, ख़ास करके जो दानिश्वर तबके के लोग थे और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से लोग आए हुए थे। उलमा हजरात थे, मुफ्ती थे, मौलाना मौलाना थे। उसके अलावा भी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटीज़ में भी जुडिशरी से लोग थे, प्रोफेसर्स थे, एडवोकेट्स थे। और जिस हिसाब से जो लोगों का यहाँ पर मिलना हुआ और जो टॉपिक्स पे जो बातचीत हुई, क्योंकि ये बात तो है कि मुस्लिम कम्युनिटी को इस हिंदुस्तान में आगे एड्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। वो प्लेटफॉर्म एक हिंदुस्तानी फर्स्ट, हिंदुस्तानी बेस्ट के प्लेटफॉर्म में इसको ये मौका मिला और लोग यहाँ जमा हुए, अपनी बातें उन्होंने रखी। और ये टाइटल ही बताता है कि एक कौम मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों एक है, दो अलग अलग कौम नहीं है। और अपनी जो आइडेंटिटी होती है, हम कौन, तो हमारी आइडेंटिटी वतन से है, हम हिंदुस्तानी हैं। और यहाँ के मुसलमान भी पहले भी हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है और हमेशा ही हिंदुस्तानी रहेंगे। लेकिन जो इसूज है, उस इसूज पे जहाँ पर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो दानिश्वर तबका है, वो कहीं ना कहीं ठीक ढंग से अपनी इसूज को एड्रेस नहीं कर पा रहा, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि इसूज जो होते हैं उसके लिए मेजॉरिटी कम्युनिटी से डायलॉग होना चाहिए। आज ये बात यहाँ पर हुई कि कोई भी ऐसा मेजर इशू जो नेशनल इशूज हो या इंटरनेशनल इशूज हो, उसमें एक प्लेटफॉर्म के तहत बातचीत होगी। बातचीत किनसे होगी? चाहे वो आरएसएस हो, गवर्नमेंट हो, उनसे बातचीत होगी, या फिर जो ग्रुप ऐसे छोटे छोटे इशूज जो इस हिंदुस्तान में हो जाते हैं और जिसमें वो ख़ास करके वो नफ़रत और कट्टरता के कारण बनते हैं। तो यहाँ से एक सभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया कि हम भाईचारे के साथ बढ़ना चाहते हैं, हम शांति इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क में चाहते हैं। ये अजीम मुल्क है और इसको हम इस खूबसूरत मुल्क को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम कट्टरता और नफ़रत को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दंगा मुक्त और दहशत मुक्त भारत चाहिए, अमन और भाईचारे वाला भारत चाहिए। और जो भारत का जो कल्चर है, जो हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, हमारी पहचान है, हमारी तहज़ीब जो है, उसको कैसे हम आगे उसको मेंटेन रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, जो चंद लोग होते हैं, वो इस तरह के नैरेटिव जनरेट करते हैं जिससे लगता है कि एक डिवीज़न है। और डिवीज़न वो मुल्क के लिए, वो ताकत जो हमारी है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की, उसके लिए वो कमज़ोर साबित होती है। और हम इस मुल्क को खास करके 2047 में अगर विकसित भारत के लिए अगर हम बात करते हैं, तो विकसित भारत तो मुमकिन तभी है जब हम आपस में मिलजुल कर रहे, हम एक अपने आप को शो करें। तो ये बातचीत हुई। और इंटरनेशनल इशू पे भी हम लोगों ने खुलकर बातचीत हुई है कि कोई भी ऐसा इशूज जो इंटरनेशनल इशूज रहते हैं और जिसको बाहर से लोग इस मुल्क में नैरेटिव जनरेट करना चाहते हैं, उससे मुसलमान सचेत रहें, मुसलमान पार्टी ना बने। पॉलिटिकली भी आज खुलकर बात हुई कि एक ऐसा नैरेटिव जनरेट ना हो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ऐसा ना लगे कि मुसलमान उसके अगेंस्ट में है, मुसलमान उसको वोट नहीं करते हैं, और ऐसा मतलब एक बना दी जाती है। और उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम को बहुत नुकसान हो रहा है इस देश में। अब बंगाल देखिए या दूसरे जो सूबे के जो इलेक्शन हुए हैं, तो उससे भी बातचीत हुई कि हमें किसी से परहेज़ नहीं, हम डायलॉग करना चाहते हैं। इस मुल्क में हम तरक्की के रास्ते पर, खुशहाली के रास्ते पर चलना चाहते हैं। इस मुल्क के तरक्की में, भागीदारी में हमारा भी रोल हो एज ए मुस्लिम, जैसे आज आज़ादी के लड़ाई में हमारा रोल रहा था। तो इतने खुलकर बात हुई है और सब ने कहा है कि हम नफ़रत और कट्टरता के ख़िलाफ़ में हम मिलकर चलेंगे। और आने वाले दिनों में एक रोड मैप ये बना कि इस तरह की मीटिंग जो अब होगी, वो सिर्फ अभी ये मुस्लिम कम्युनिटी की मीटिंग थी। अब इसको हम लोग आगे डायलॉग के मुहिम को मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को मिलाकर हम मीटिंग करेंगे, जिससे कि जो इशूज हिंदू कम्युनिटी के हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, जो कट्टरता नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो आपस में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं, फिर वो कामयाब होंगे नहीं। और दोनों के बीच में डायलॉग हम मीटिंग के दौरान ही जो इशूज रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक तरफा डायलॉग नहीं होता। आज अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो इशूज यहाँ पे रेज हुए हैं, सभी तरह के इशू पे बात हुई, चाहे वो
कैसे हम तरक्की के रास्ते पर जाए, चाहे जो इशूज यहाँ लिंचिंग के इशूज हो या बाकी चीज़ें इशूज हो या नफरत कट्टरता फैलाने, एक एक इशू पे बातचीत हुई। लेकिन अब क्या है कि डायलॉग की मुहिम को एक कड़ी आगे बढ़ाते हुए अब हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच के इस तरह की मीटिंग होंगे तो एक टीम बन रही है। वो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जहाँ भी इस तरह की बात होगी, चाहे कोई दंगा होगा या कोई ऐसी इशूज आएंगे जो ये राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर लोग जाकर उसको डायलॉग करेंगे, बात करेंगे। और एक समन्वय टीम बन रही है जो कि हम लोग आपस में ही नहीं बात करेंगे, अगर गवर्नमेंट से ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट से बात करेंगे, संघ से आरएसएस से ज़रूरत पड़ेगी तो आरएसएस से बात करेंगे, बीजेपी से बात करेंगे। तो एक अच्छा माहौल के तहत ये मीटिंग आज हुई है और मुझे यकीन है कि इस मीटिंग का रिजल्ट जो है, क्योंकि मीटिंग होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्फ्रेंस तो बहुत होते हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस में आज जो बातचीत हुई है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मुस्तकबिल के भारत के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। तो इसी तरह से टीम बनाकर हम मुंह तोड़ जवाब उन लोगों को देंगे, चाहे वो फॉरेन एलिमेंट हो जो वहाँ से हमारे डिस्टर्ब करने आते हैं, या नेशनल इशूज पे जो यहाँ देश के अंदर भी जो कुछ लोग हैं जो कट्टरता और नफरत फैलाते हैं। अगर हम आपस में मिल जाएंगे, हिंदू मुस्लिम एक साथ एक कौम बन जाएंगे, तो एक वतन है, हिंदुस्तानी के तौर पर हमारी जब पहचान होगी, तो लोग जब हम हिंदुस्तानी के तौर पर हम एड्रेस करेंगे किसी चीज़ को भी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। जब ये रूट मैप जो आपने बताया सर, ये निहायत ही अहम है, बहुत ज़रूरी है। जब दो कम्युनिटीज़ आपस में बैठेंगी और आपस में गुफ्तगू करेंगी तो हल जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर निकल कर सामने आएंगे। और उस हवाले से ये आपकी कोशिशें मतलब बहुत ही कामयाब हैं। एक सवाल सर और आपसे आखिरी, कि माइनॉरिटी कमीशन के सरबराह की हैसियत से आप अक़लियती इदारों को किस नज़रिए से देखते हैं? कितना मतलब कितना काम हो रहा है उन इदारों में? एक सरबराह की हैसियत से आपका क्या रोल है और कितनी कामयाबियाँ आपको अब तक मिली हैं? देखिए, अक़लियती इदारे के तौर पर 2-3 बातें हैं जो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अभी कमीशन में जैसे मैं हूँ, एज ए मुस्लिम, इस सरकार ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है। और अभी आप देखें कि माइनॉरिटी स्टेटस जो भी माइनॉरिटी इदारे को दी जाती है, तो हमारे यहाँ 15 करीब 13,240 इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है, जिसमें नंबर 1 पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, फिर मुस्लिम कम्युनिटी है, फिर जैन है, फिर सिख है, फिर बुद्धिस्ट है, देन पारसी थोड़े से है, तो लास्ट में इनके इंस्टीट्यूशन इस तरह से दिए गए हैं जो आपको मैंने बताया कि जितने डिक्लेयर किए गए इस कमीशन से। अब क्या है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश करें, उनको माइनॉरिटी डिक्लेरेशन उनको मिल रहा है। चाहे आप संत स्टीफन की बात करेंगे तो क्रिश्चियन का है, या क्राइस्ट की बात करेंगे, उसी तरह से मुस्लिम में भी जामिया मिलिया इस्लामिया है, अदर जामिया हमदर्द है जो यहाँ पर है, वो हमारे कमीशन से डिक्लेयर्ड है। तो अक़लियती जो इदारे हैं, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, वो बहुत ही अच्छा रोल अदा कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग में। कि आप बेस्ट स्कूल की बात करेंगे अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप देखेंगे क्रिश्चियन माइनॉरिटी के या जैन माइनॉरिटी के या मुस्लिम कम्युनिटी के भी स्कूल्स आते हैं। लेकिन ख़ास करके जो इन इदारों में जो कमीशन का एजुकेटरी रोल होने के बाद में रिकमेंडरी और एडवाइजरी रोल भी है। मैं एज ए कमीशन का ऑफिसटिंग चेयरमैन होने के नाते अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने मैं प्रेजेंट भी हुआ था, उनको भी मैंने रिपोर्ट अभी उसमें दी है और कुछ मैंने एडवाइस भी दी है और रिकमेंडेशन भी हमारा है कि कैसे खास करके मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल इदारा इस्टेब्लिश करे और आर्टिकल 30 जो सब क्लॉज 1 है उसके जो राइट्स है उसको सेफगार्ड करने का और प्रोटेक्शन करने का कमीशन भी वो काम कर रही है। और एडवाइजरी के तौर पर जो हम लोगों ने जारी की है कि मैक्सिमम जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो तालीम में कहीं ना कहीं पिछड़े हैं उसको तालीम से जोड़ते हुए कैसे आगे आ सकते हैं, उसका एक रोड मैप और उसको कमीशन उसको आगे ले जा रही है। हम एक पोर्टल भी डेवलप कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए कि सारे इंस्टीट्यूशन में, अब तक इंस्टीट्यूशन के लिस्ट हमारे पास थे, अब हम सारे स्टूडेंट जितने लोग भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं उनको हम पोर्टल में रजिस्टर्ड कर रहे हैं। हम चाहे पीएम विकास योजना हो चाहे और दूसरी बड़ी योजना हो उसके साथ उनको हम अलाइन करेंगे। उन माइनॉरिटी बच्चों को खास करके जो स्कॉलरशिप से उनको एम्प्लॉयमेंट से हम अलाइन करेंगे। उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो फंड दी जाती है उनसे उनको अलाइन करेंगे। जो गवर्नमेंट है उनके साथ उनको अलाइन करेंगे। तो ये डेटा मैनेजमेंट का काम चल रहा है। मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ, मुझे मालूम है कि अगर उनको ठीक ढंग से हम इंसाफ दे सके, जो एडवाइजरी और रिकमेंडरी रोल जो है हम उसको ठीक ढंग से सरकार को बता सके, क्योंकि ये कमीशन सरकार स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइज करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करती है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में बातचीत हो रही है। कमीशन अभी ठीक से माइनॉरिटी स्टेटस तो एजुकेटरी रोल अदा कर ही रहा है। खास करके ऐसे केसेस भी आते हैं जो डिप्रीविएशन के केसेस रहते हैं, उसको भी बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हुए हैं जो लैंडमार्क ऑर्डर इस कमीशन ने अभी दिए हैं। तो मैं ये आपको कह सकता हूँ कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इदारे जो हैं उनका एक रोल, अहम रोल आने वाले दिनों में अगर विकसित भारत की बात करेंगे तो अहम रोल रहेगा।
सबसे बड़ी बात है कि ये इस कमीशन से जितने इंस्टीट्यूशन तो ही है, जो स्टेट ने भी जो डिक्लेयर किया है माइनॉरिटी, वो भी हमारे पर्व्यू में आते हैं। तो 40,000 इंस्टीट्यूशन इस देश में हैं जो माइनॉरिटी डिक्लेयर इदारे हैं, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि वो ठीक ढंग से राष्ट्र के निर्माण में या नेशन बिल्डिंग में उनका आने वाले दिनों में एक अहम रोल होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ भारत एक्सप्रेस उर्दू के लिए मैं हबीब रहमान। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।